नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। पेमेंट्स बैंक की शुरुआत आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत हुई, जिसमें आरबीआई द्वारा आवेदन मांगे गए। 41 आवेदन प्राप्त हुए थे। उनमें से 11 आवेदकों को पेमेंट्स बैंक की स्थापना हेतु 19 अगस्त 2015 को अनुमति भी दी गई। पेमेंट्स बैंक की अनुमति जब दी गई तो कुछ शर्तें रखी गई। वो शर्तें इस प्रकार है कि इन पेमेंट्स बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए होगी और पहले 5 वर्षों तक इनका जो स्पॉन्सर्स है, इनके जो प्रायोजक है, उनका इन बैंकों में 40% कम से कम हिस्सा होगा। अधिकतम कितना भी हो सकता है। ये बिल्कुल प्राइवेट बैंक की तरह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वाले नियम इन बैंकों पर भी लागू होंगे और वाणिज्यिक बैंकों की भांति इनमें भी सीआरआर, एसएलआर और पूंजी पर्याप्तता का 15% वाला प्रावधान लागू होगा। इसके साथ ही पेमेंट्स बैंक में अधिकतम 1 लाख रुपए की जमा स्वीकार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बचत खातों और चालू खातों में प्रत्येक ग्राहक के लिए ये लिमिट दे रखी है। और ये बैंक ऋण नहीं दे सकते हैं। ये बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं, हालांकि ये डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड जारी कर सकते हैं। तो ये पेमेंट्स बैंक के बारे में कुछ जानकारी थी। अब इसे विस्तार में पढ़ते हैं। पेमेंट बैंक भारत में मौजूद कॉमर्शियल बैंकों से अलग प्रकार के बैंक हैं। इन बैंकों की स्थापना के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 24 नवंबर 2014 को दिशा निर्देश जारी किए थे। पेमेंट बैंक जनता की सामान्य बैंकिंग की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिबंधों के साथ। जैसे पेमेंट बैंक लोगों के चालू और बचत खाते खोल सकेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकेंगे। ये बैंक प्रवासी कर्मचारियों के रुपयों को जमा कर सकेंगे और प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजी गई रकम को उनके परिवार वालों को देने का काम भी करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए, इसको फोकस में रखते हुए इन पेमेंट बैंकों की स्थापना की गई थी। आरबीआई के अगर आंकड़ों पर जाए तो 60% लोग अभी भी ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैंकिंग क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हैं जो भारत के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, या फिर हम कहें कि जो असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं, जिनके डाटा उपलब्ध नहीं है। इन व्यक्तियों की आमदनी कम होती है और ये शहरों की तरफ काम के लिए पलायन करते हैं। ऐसे लोगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना भारत सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय समायोजन की नीति के तहत देश के जितने भी हिस्से हैं वहाँ पर पेमेंट बैंकों की स्थापना को शुरू करना चाहता है। पेमेंट बैंक की विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि पेमेंट बैंक की विशेषता से ही हम समझेंगे कि एक बैंक पेमेंट बैंक क्यों है, वो एक दूसरा कॉमर्शियल बैंक या निजी बैंक क्यों नहीं है। तो क्या डिफरेंस है वो हम इसकी विशेषताओं से ही समझेंगे और इसकी विशेषताओं को ही हम इसके कार्यों के रूप में भी देखेंगे। इसकी जो विशेषताएं हैं वही इसके कार्यों में भी है। तो पहली जो इसकी विशेषताएं हैं और जो कार्य है वो है, साधारण बैंक की तरह पेमेंट बैंक लोगों के रुपयों को जमा के रूप में स्वीकार कर सकता है, लेकिन इसकी एक अधिकतम सीमा तय कर दी गई है, वो है 1 लाख रुपए तक। पेमेंट बैंक जो उनके खाता धारक होते हैं उनको एटीएम या डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। पेमेंट बैंक जो इनके ग्राहक होते हैं उनको बचत खाते और चालू खाते दोनों प्रकार के खाते खोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, केवल 2 ही प्रकार के खाते खोल सकते हैं ग्राहकों के लिए, बचत खाते और चालू खाते। पेमेंट बैंक कर्ज नहीं दे सकते, उधार नहीं दे सकते। ये एक बहुत बड़ी कमी कही है पेमेंट्स बैंक की, जो इनको अलग भी बनाती है दूसरे बैंकों से, कि ये उधार या कर्ज नहीं दे सकते हैं। पेमेंट बैंक एनआरआई व्यक्ति जो लोग विदेश में बस गए हैं, भारतीय मूल के हैं, उनके रुपयों को जमा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं।
पेमेंट बैंकों को चालू खाते पर सीमा पार यानी क्रॉस बॉर्डर से व्यक्तिगत जो भुगतान होते हैं वो और भेजा हुआ जो धन होता है, रेमिटेंस जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त करने की अनुमति होती है। पेमेंट बैंकों को जो अन्य कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनकी तरह ही आरबीआई के पास सीआरआर, एसएलआर के प्रावधान इन पे भी लागू होते हैं। सीआरआर ही रखना होता है आरबीआई के पास, एसएलआर तो खुद के पास ही इनको जमा के रूप में रखना पड़ता है। इसका मतलब पेमेंट बैंक इस मामले में कॉमर्शियल बैंकों के नियमों पर ही कार्य करते हैं। पेमेंट बैंकों की जो कुल मांग जमा है, एनडीटीएल है, उसका 75% हिस्सा हम कहें तो वो इन्वेस्ट करना होता है 1 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में यानी सरकारी प्रतिभूतियों में, और बाकी का जो 25% हिस्सा होता है वो ऑपरेशनल पर्पज या लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए सावधि और करंट जमा के रूप में वाणिज्यिक बैंकों के पास यानी कॉमर्शियल बैंकों के पास जमा करना होता है। पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों और आम जनता को उपयोगिता बिल भुगतान यानी यूटिलिटी बिल पेमेंट आदि की सुविधा भी देते हैं। पेमेंट बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जिनको हम एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, इनकी गतिविधियों को चलाने के लिए अपने सहायक बैंकों को स्थापित नहीं कर सकता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो एनबीएफसी होती है इनको सेवाएं देने के लिए ये अपनी ब्रांच नहीं खोल सकते हैं पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक आरबीआई से अगर अनुमोदन ले लें तो वो दूसरे कॉमर्शियल बैंकों के साथ म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के उत्पादों का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। पेमेंट बैंकों को दूसरे बैंकों से अलग दिखने के लिए अपने नाम में पेमेंट्स बैंक शब्द का उपयोग भी करना होता है। ये बहुत ज़रूरी है और इससे साफ पता चलता है कि पेमेंट्स बैंक बिल्कुल अलग हैं दूसरे बैंकों से, क्योंकि इन्हें अपने नाम के साथ में पेमेंट्स बैंक शब्द लगाना होगा। अगली विशेषता और कार्य यह है कि पेमेंट बैंकों को कॉमर्शियल बैंकों की तरह जो इंटरनेट बैंकिंग होती है, जो मोबाइल बैंकिंग होती है, उनकी सुविधाएं अपने ग्राहकों को देनी होती है। और ये आजकल बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का प्रचार प्रसार इस समय बहुत ज़रूरी हो गया है। ऐसे में पेमेंट बैंक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर अदा करते हैं। जो पेमेंट बैंक होते हैं वो अन्य बैंकों का बिजनेस प्रतिनिधि बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। पेमेंट बैंक होते हैं वो आरबीआई द्वारा अनुमोदित जो भुगतान की सुविधाएं हैं जिन्हें हम आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस के नाम से जानते हैं, इन सुविधाओं के माध्यम से कई बैंकों से भुगतान प्राप्त कर सकते हैं और खुद भी भुगतान कर सकते हैं। तो पेमेंट बैंक बनने के लिए आरबीआई को कुल मिलाकर 41 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 11 आवेदकों को सेलेक्ट किया गया था आरबीआई द्वारा, क्योंकि इन्होंने आरबीआई के जो मापदंड है उनको पूरा किया था। इस प्रकार अगर हम बात करें कि वर्तमान में केवल 7 पेमेंट बैंक ही काम कर रहे हैं, वो पेमेंट बैंक कौन से हैं उनका नाम हम जान लेते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, लिमिटेड शब्द इनमें जुड़े हुए हैं, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ये बैंक हैं जो वर्तमान में भारत में पेमेंट्स बैंक के रूप में कार्य कर रहे हैं। पेमेंट्स बैंक के अलावा हम इसके साथ में एक और टॉपिक पर भी चर्चा कर लेते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? तो रिजर्व बैंक इंडिया है, आरबीआई है, उसने स्मॉल फाइनेंस बैंकों की स्थापना के लिए 16 सितंबर 2015 को 10 आवेदकों को मंजूरी प्रदान की थी। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। अनु फाइनेंशियल्स लिमिटेड जयपुर, जयपुर की जो बैंक है, दिशा माइक्रो फाइनेंस, इसके अलावा
जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड थी, उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड थी, सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये कुल मिलाकर 10 बैंकों को अनुमति प्रदान की थी आरबीआई ने। उसके लिए आरबीआई द्वारा कुछ शर्तें रखी गई थी। वो शर्तें ऐसे थी कि इनकी न्यूनतम चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। और आपको ध्यान होगा पेमेंट्स बैंक में भी हमने पढ़ा था कि न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। दूसरा है कि इनको 15% पूंजी पर्याप्तता मानक का पालन करना पड़ेगा और पेमेंट्स बैंक को भी ये मानक का पालन करना पड़ता था। 15% उनको पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना पड़ता था। पहले 5 वर्षों तक ठीक वही नियम है पेमेंट्स बैंक वाला कि जो इनके स्पॉन्सर्स होंगे उनका हिस्सा कम से कम 40% तक होना चाहिए, अधिकतम कितना भी हो सकता है। धन संप्रेषण इन्हें कम करना होगा। एटीएम ये जारी कर सकते हैं, पेमेंट्स बैंक भी एटीएम जारी कर सकते थे। और इसके अलावा निक्षेप स्वीकार कर सकते हैं, ये जमाएं स्वीकार कर सकते हैं तथा ऋण वितरित कर सकते हैं, जबकि पेमेंट्स बैंक में हमने पढ़ा था कि वो लोन नहीं दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड यूनिटें जैसे बीमा उत्पाद और पेंशन उत्पाद आदि की बिक्री ये कर सकते हैं पेमेंट्स बैंक की तरह ही। तो म्यूचुअल फंड यूनिटें, बीमा उत्पाद और पेंशन उत्पादों का ये बिक्री कर सकते हैं। कम से कम 25% शाखाएं जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जहाँ की जनसंख्या 9,999 तक हो, कहने का मतलब 10,000 से कम हो, वहाँ पर ये स्थापित होनी चाहिए इसकी 25% ब्रांच है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जो केवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये नियम लागू है। और एक और लास्ट नियम इसका है कि जो असेवित क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जिसे हम असेवित वर्ग, सीमांत और लघु कृषक, सूक्ष्म व्यवसाय उद्यम, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा असंगठित क्षेत्र है, उनकी इकाइयों के लिए ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से 9 बिंदु हैं जो हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए पढ़े। तो पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो डिफरेंस हमने पढ़ा वो है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ऋण भी दे सकते हैं, जबकि पेमेंट्स बैंक ऋण नहीं दे सकते हैं।